नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के तीसरे एडिशन से भौतिक विज्ञान सेक्शन के टॉपिक प्रकाश और प्रकाशिकी, ऊष्मा और ऊष्म प्रवेगिकी और तरल यांत्रिकी से संबंधित दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों सभी प्रश्न आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी आपकी होने वाली परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे पास है भौतिक विज्ञान और दोस्तों ये हमारा भौतिक विज्ञान में पहला ही टॉपिक है प्रकाश और प्रकाशिकी। और दोस्तों इसमें हमारे प्रश्न शुरू हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न दोस्तों में दिया गया है, प्रकाशिकी में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सूचकांक n बराबर c/v से दर्शाया जाता है, जहां c निम्न है। प्रकाशिकी में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सूचकांक n बराबर c/v से दर्शाया जाता है, जहां c निम्न है। आंसर दोस्तों इसका निर्वात में प्रकाश की गति। निर्वात में प्रकाश की गति। प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सूचकांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n बराबर c/v के द्वारा वर्णित किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो अपवर्तनांक सूचकांक है वो c/v के द्वारा वर्णित किया जाता है प्रकाशिकी के विषय में। यहाँ c जो है वो बराबर निर्वात में प्रकाश की गति 3 गुना में 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर है और v प्रकाश का कला वेग यानी कि फेज वेलोसिटी है। अपवर्तनांक दोस्तों में दिए गए हैं वायु का, जहां पर वायु का है दोस्तों 1.0003, जल का है दोस्तों 1.333, हीरे का है 2.417, बर्फ का है 1.31 और इथाइल एल्कोहल का है 1.36 और निर्वात का होता है दोस्तों 1। अपवर्तनांक निर्वात का होता है दोस्तों 1। दूसरा प्रश्न है, बाथरूम के शीशे और झील पर होने वाला परावर्तन और चश्मे पर पड़ने वाली चमक किस प्रकार के परावर्तन के कारण होती है। बाथरूम के शीशे और झील पर होने वाला परावर्तन और चश्मे पर पड़ने वाली चमक किस प्रकार के परावर्तन के कारण होती है। आंसर है दोस्तों इसका परावर्तक परावर्तन। परावर्तक परावर्तन। परावर्तक परावर्तन यानी कि स्पेकुलर रिफ्लेक्शन को चिकनी सतह से एक निश्चित कोण पर परावर्तित प्रकाश के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे बाथरूम दर्पण पर प्रतिबिंब। जैसे बाथरूम दर्पण पर प्रतिबिंब। विसरित परावर्तन होता है दोस्तों डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ऊर्ध्वाधर सतहों से उत्पन्न होता है जो समाचार पत्र पढ़ने की तरह सभी दिशाओं में प्रकाश को परावर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है, एकाधिक परावर्तन मल्टीपल रिफ्लेक्शन। जब हम दो दर्पण लेते हैं तो प्रकाश का एक स्रोत कई बार प्रतिबिंबित हो सकता है। जैसे नाई की दुकान में हम दो दर्पणों के कई प्रतिबिंबों का उपयोग करके सिर के पीछे देखते हैं, तो दोस्तों कहलाता है एकाधिक परावर्तन। तीसरा प्रश्न दोस्तों में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। दोस्तों जो नहीं है वो आपको बताना है। डायोड संरचना निर्माण के लिए, उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए, प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए दोस्तों आंसर होगा इसमें जर्मेनियम। आंसर दोस्तों इसका जर्मेनियम। जर्मेनियम एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। जर्मेनियम एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। जर्मेनियम आवर्त सारणी के समूह 14 4a में सिलिकॉन और टिन के बीच एक रासायनिक तत्व, एक चांदी ग्रे धातु, धातुओं और अधातुओं के बीच गुणों में मध्यवर्ती है। दोस्तों जर्मेनियम जो होता है वो दोस्तों वो सेमी कंडक्टर होता है, अर्ध जो चालक कहलाता है जर्मेनियम। ये होता है दोस्तों आपका सेमी कंडक्टर। सोना और तांबा पीले प्रकाश को छोड़कर डैश और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं। दोस्तों सोना और तांबा जो है वो अपने खुद के पीले प्रकाश को छोड़कर ऐसे कौन से प्रकाश है जिसको वो अवशोषित करते हैं, जिसमें बैंगनी तो आपको दिया गया है, एक कलर आपसे और पूछा गया है, तो आंसर दोस्तों इसका नीला। सोना और तांबा पीले प्रकाश को छोड़कर नीले और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं। सोना और तांबा पीले प्रकाश को छोड़कर नीले और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, इसलिए सोना और तांबे का रंग पीला होता है। दोस्तों सोना और जो तांबा होता है वो पीले प्रकाश को छोड़कर नीला और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं। पांचवा प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। आंसर दोस्तों इसका 7। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। सूर्य की किरणें सफेद रंग की होती हैं और 7 रंगों यानी बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, नारंगी और लाल का मिश्रण होती है। हम आमतौर पर इसे विवियोर कहते हैं। हम आमतौर पर इसे दोस्तों विवियोर कहते हैं। ये दोस्तों इसका सही टर्म दिया गया है। सूरज के जो 7 रंग पाए जाते हैं सूरज के अंदर रोशनी में।
छठा प्रश्न है, डैश का पूर्ण अपवर्तनांक 2.42 है। डैश का पूर्ण अपवर्तनांक 2 यानी कि इनमें से जो किसका अपवर्तनांक है वो 2.42 है। तो दोस्तों आंसर है इसका हीरे का। हीरे का पूर्ण अपवर्तनांक 2.42 और कांच का 1.50 होता है। हीरे का पूर्ण अपवर्तनांक 2.42 और कांच का 1.50 होता है। अपवर्तक सूचकांक, जिसे अपवर्तन का सूचकांक भी कहा जाता है, प्रकाश की किरण के झुकने को मापता है। प्रकाश की किरण के झुकने को मापता है जब यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। सातवां प्रश्न दोस्तों, सूर्य के प्रकाश की लाल और हरी तरंग दैर्ध्य के अलावा समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य तरंग दैर्ध्य को अवशोषित किया जाता है। सूर्य के प्रकाश की लाल और हरी तरंग दैर्ध्य के अलावा समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य तरंग दैर्ध्य को अवशोषित किया जाता है। पीला आंसर दोस्तों इसका पीला। अन्य तरंग दैर्ध्य को अवशोषित किया जाता है तो वो है पीले की। सूर्य के प्रकाश की लाल और हरी तरंग दैर्ध्य के अलावा सूर्य के प्रकाश में पीले रंग की तरंग दैर्ध्य समुद्र में पानी के अणुओं के द्वारा अवशोषित की जाती है। जब सूरज की रोशनी समुद्र से टकराती है तो कुछ प्रकाश सीधे वापस परावर्तित हो जाता है, लेकिन इसका अधिकांश भाग समुद्र की सतह में प्रवेश करता है और पानी के अणुओं के साथ संपर्क करता है आठवां प्रश्न दोस्तों दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वाहनों में हेडलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वाहनों में हेडलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। आंसर दोस्तों इसका अवतल। आंसर दोस्तों इसका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग वाहनों में हेडलाइट के रूप में जो है वो प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब हेडलाइट के बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो यह प्रकाश को अनंत यानी कि लंबी दूरी तक फैलने देता है, जिससे जो प्रकाश है वो आगे तक जाए और जो गाड़ी चालक है उसको ज्यादा से ज्यादा जो है रास्ता उसको दिखे। तो ये अवतल दर्पण का कार्य होता है उसको फोकस पर रखा जाता है। क्योंकि जब हेडलाइट के बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो ये प्रकाश को जो है अनंत यानी कि लंबी दूरी तक जो है उसको जाने देता है, फैलने देता है। तो इसलिए जो है जो वाहन होते हैं उनकी हेडलाइट में जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है इसी विशेषता के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण होता है। आंसर है इसका समतल दर्पण में। समतल दर्पण में समतल दर्पण प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण दर्शाते हैं। समतल दर्पण प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण दर्शाते हैं। पार्श्व उल्टा एक दर्पण छवि का उत्क्रमण है जहाँ वस्तु का दाहिना भाग दर्पण के पीछे बाईं ओर दिखाई देता है। 10वां प्रश्न है, जो लोग बाइफोकल लेंस पहनते हैं उनमें डैश होता है। जो लोग बाइफोकल लेंस पहनते हैं उनमें डैश होता है। आंसर है दोस्तों इसका जरा दूर दृष्टि। जरा दूर दृष्टि। जो लोग बाइफोकल लेंस पहनते हैं उन्हें प्रेसबायोपिया यानी कि जरा दूर दृष्टि होता है। जो लोग बाइफोकल लेंस पहनते हैं उन्हें प्रेसबायोपिया यानी कि जरा दूर दृष्टि होता है। बाइफोकल लेंस का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जिनमें निकट और दूर दृष्टि दोनों ही जो है रोग होते हैं, जिनमें निकट का और दूर दृष्टि दोनों का ही जो दोष पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण साफ आकाश का रंग नीला होता है। किस घटना के कारण साफ आकाश का रंग नीला होता है। आंसर है इसका प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग। प्रकाश का जो स्कैटरिंग होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण साफ आकाश का रंग नीला होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण साफ आकाश का रंग नीला होता है। रमन प्रकीर्णन प्रकाश का प्रकीर्णन की खोज के लिए रमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हिंडल प्रभाव कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को डैश प्रतिबिंब कहते हैं, जबकि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को डैश प्रतिबिंब कहते हैं। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को डैश प्रतिबिंब कहते हैं, जबकि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को डैश प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों आंसर है इसका वास्तविक और आभासी। तो दोस्तों पहले आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा वास्तविक और दूसरे में दोस्तों आएगा आपका आभासी। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जबकि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जबकि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं।
वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाश किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन से बनता है। आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश किरणें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में मिलती नहीं है। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? आंसर दोस्तों इसका लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अर्धचालक उपकरण है जो विद्युत प्रवाह के साथ चार्ज होने पर अवरक्त या दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करता है। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अर्धचालक उपकरण है जो विद्युत प्रवाह के साथ चार्ज होने पर अवरक्त या दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तो दो प्रश्न दोस्तों दिया गया है। मायोपिया को इस नाम से भी जाना जाता है। मायोपिया को इस नाम से भी जाना जाता है। आंसर दोस्तों इसका निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के रूप में भी जाना जाता है। मायोपिया को माइनस या आकार में अवतल लेंस वाले चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के रूप में भी जाना जाता है। मायोपिया को माइनस या आकार में अवतल लेंस वाले चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। दृष्टि वैषम्य को ठीक करने के लिए हमें एक बेलनाकार लेंस का उपयोग करना चाहिए। प्रेस बायोपिया को बीफोकल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है, यानी कि बाइफोकल लेंस। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 15वां दोस्तों हमें प्रश्न दिया गया है, कौन सी घटना किसी माध्यम के अणुओं द्वारा कंपन ऊर्जा स्तरों के लिए उत्साहित होने पर प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है? कौन सी घटना किसी माध्यम के अणुओं के द्वारा कंपन ऊर्जा स्तरों के लिए उत्साहित होने पर प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है? आंसर दोस्तों इसका रमन प्रभाव। रमन प्रभाव। रमन प्रभाव एक माध्यम के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। रमन प्रभाव एक माध्यम के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है जब वे कंपन ऊर्जा स्तरों के लिए उत्साहित होते हैं। हाइजेंस का सिद्धांत कहता है कि तरंग के प्रत्येक बिंदु को द्वितीयक रंगों का स्रोत माना जा सकता है। मैक्सवेल प्रभाव विद्युत चुंबकीय प्रेरण की एक घटना है। मैक्सवेल प्रभाव विद्युत चुंबकीय प्रेरण की एक घटना है जिसमें एक विद्युत आवेश एक सोलेनॉइड के पास जिसमें धारा में धीरे धीरे परिवर्तन होता है एक विद्युत बल प्रभाव यानी कि ईएमएफ महसूस करता है कि भले ही चुंबकीय क्षेत्र व्यवहारिक रूप से अंदर और बाहर शून्य हो, रेले प्रभाव विकिरण की तरंग दैर्ध्य से बहुत छोटे कणों द्वारा प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण के विक्षेपण की घटना है। 16वां प्रश्न दोस्तों हमें दिया गया है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ से प्रकाश के विचलन की घटना डैश कहलाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ से प्रकाश के विचलन की घटना डैश कहलाती है। आंसर दोस्तों इसका अपवर्तन। अपवर्तन। प्रकाश की किरण विरल माध्यम यानी कि हवा से सघन माध्यम यानी कि पानी में जाने पर अभिलंब की ओर तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर मुड़ने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर मुड़ने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। उदाहरण के लिए में दिया गया है पहला उदाहरण, जब एक पेंसिल को पानी से भरे गिलास में रखा जाता है तो पेंसिल टेढ़ी दिखती है। पेंसिल जो है वो टेढ़ी दिखाई देती है। दूसरा दोस्तों में दिया गया एग्जाम्पल, एक सिक्के को पानी से भरे टब में रखा जाता है तो जो सिक्का है वो टब की तल से थोड़ा सा ऊपर दिखता है। अगला प्रश्न है, उस घटना का क्या नाम है प्रकाश के प्रकीर्णन से जिसमें किसी पर्वत के शीर्ष पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान एक हल्का लाल या नारंगी रंग होता है। उस घटना का क्या नाम है प्रकाश के प्रकीर्णन से जिसमें किसी पर्वत के शीर्ष पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान एक हल्का लाल या नारंगी रंग होता है। दोस्तों आंसर इसका एल पेंगलो। एल पेंगलो। आंसर दोस्तों इसका एल पेंगलो। एल पेंगलो वह घटना है जिसके द्वारा पर्वत शिखर सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास गुलाबी या नारंगी रंग का हो जाता है। यह या तो सूर्यास्त के बाद या फिर सूर्योदय से पहले बादलों से परोक्ष सूर्य के प्रकाश का परावर्तन है।
या सूर्यास्त या सूर्योदय के निकट होने वाली सीधी धूप है, या सूर्यास्त या सूर्योदय के निकट होने वाली सीधी धूप है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है? सूर्य के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है? आंसर है दोस्तों इसका सफेद। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश सफेद होता है। इसमें जिसमें हल्के लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले, इंडिगो और वायलेट की सभी दृश्य आवृत्तियां शामिल होती है, जो सभी इंद्रधनुष के रंग बनाते हैं, जो सभी इंद्रधनुष के रंग बनाते हैं। रंग पैटर्न को याद रखने के लिए एक शब्द याद रखें आप, विवियो ग्योर। ये दोस्तों इसका टर्म है पूरा सूरज के जो प्रकाश में जो 7 रंग पाए जाते हैं, तो ये इसका पूरा टर्म है। जो शुरुआती अक्षरों से उल्टे क्रम में बनता है, जो शुरुआती अक्षरों से उल्टे क्रम में बनता है। 19वां दोस्तों प्रश्न हमारे पास, दो दर्पणों द्वारा बनाई गई छवियों की कुल संख्या 120 डिग्री से एक दूसरे पर झुकी हुई है, डैश है। दोस्तों आंसर डैश है, तो आंसर होगा दोस्तों इसका बी 2। दो दर्पणों द्वारा बनाई गई छवियों की कुल संख्या 120 डिग्री से जो एक दूसरे पर झुकी हुई हैं, तो उनकी संख्या होगी कुल 2। दो दर्पणों को एक दूसरे से थीटा कोण पर रखने से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या निम्न द्वारा दी गई है। तो जहां पर n बराबर होता है आपका 360 बटे में थीटा, तो हमें 360 हमें ऊपर रखना है, 120 हमें दिया गया है, तो माइनस में 1, तो काटेंगे तो कितना आया दोस्तों, ये 12 ये 36 और 3 में से 1 घटाएंगे तो आंसर निकलेगा आपका 2, जो कि आपको दिया गया है। तो यहाँ हमारे पास एक दूसरे के लंबवत रखे दर्पण है, अतः थीटा बराबर 90, n बनाई गई छवियों की संख्या होगी 360 बटे में 120 माइनस में 1। अगर वो 100 एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं, तो लंबवत होगा तो सीधा सीधा ही एंगल बनेगा, 90 सीधे डिग्री के एंगल पर ही बनता है। उसमें आपकी छवियों की संख्या आपकी ये हो जाएगी जो ऊपर जैसे दिखाई गई थी। कुल 2 चित्र बनेंगे, कुल क्या बनेंगे दोस्तों, 2 चित्र आपके बन जाएंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से इसका अपवर्तनांक क्राउन ग्लास के सबसे निकट है। निम्नलिखित में से इसका अपवर्तनांक क्राउन ग्लास के सबसे निकट है। दोस्तों आंसर इसका कनाडा बाल्सम का। कनाडा बाल्सम की उच्च ऑप्टिकल गुणवत्ता और क्राउन ग्लास n बराबर 1.55 के अपवर्तक सूचकांक की समानता के कारण शुद्ध और फिल्टर किए गए कनाडा बाल्सम को पारंपरिक रूप से प्रकाशिकी में अदृश्य के रूप में उपयोग किया जाता है। कनाडा बाल्सम की उच्च ऑप्टिकल गुणवत्ता और क्राउन ग्लास n बराबर 1.55 के अपवर्तक सूचकांक की समानता के कारण शुद्ध और फिल्टर किए गए कनाडा बाल्सम को पारंपरिक रूप से प्रकाशिकी में अदृश्य के रूप में उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों, आंख का वह हिस्सा जो तंत्रिका संकेतों में किसी वस्तु की छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। आंख का वह हिस्सा जो तंत्रिका संकेतों में किसी वस्तु की छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। दोस्तों आंसर है इसका रेटिना। रेटिना किसी वस्तु की छवि को तंत्रिका संकेतों में बदलने के लिए जिम्मेदार है। रेटिना किसी वस्तु की छवि को तंत्रिका संकेतों में बदलने के लिए जिम्मेदार है। इसमें उत्तक की एक पतली परत होती है जो आंख के पिछले हिस्से के अंदर होती है और प्रकाशीय तंत्रिका के पास स्थित होती है। रेटिना का उद्देश्य उस प्रकाश को प्राप्त करना है जिसे लेंस ने केंद्रित किया है। जिसे लेंस ने केंद्रित किया है, प्रकाश को तंत्रिका संकेतों में परिवर्तित करना और इन संकेतों को दृश्य पहचान के लिए मस्तिष्क को भेजना है। अगला प्रश्न दोस्तों, जब किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है, तब अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? जब किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है, तब अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? आंसर है इसका आवर्धित यानी कि बड़ा। जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाती है, प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित यानी कि बड़ा बनेगा। तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? आंसर है इसका अपवर्तन के कारण। अपवर्तन हवा के घनत्व में परिवर्तन के कारण तारे से आने वाले प्रकाश का लगातार अपवर्तन होता है। हवा के घनत्व में परिवर्तन के कारण तारे से आने वाले प्रकाश का लगातार अपवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। 24वां दोस्तों प्रश्न है, पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीजों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बियों में समुद्र से स्तर से ऊपर की चीजों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है?
आंसर दोस्तों इसका पेरिस्कोप। पेरिस्कोप पेरिस्कोप का उपयोग पानी के नीचे या जलमग्न रहते हुए जहाजों के नेविगेशन के लिए किया जाता है। ओडोमीटर इसका उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। पाइरेलियोमीटर इसका उपयोग प्रत्यक्ष बीम सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। पाइरेलियोमीटर इसका उपयोग प्रत्यक्ष बीम सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। हाइपोमीटर हाइपोमीटर का दोस्तों उपयोग जो होता है वो ऊंचाई या उन्नयन मापने के लिए एक ये उपकरण है। हाइपोमीटर जो है दोस्तों वो ऊंचाई मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों 25वां प्रश्न, मरीजों के दांतों की बड़ी तस्वीर देखने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? मरीजों के दांतों की बड़ी तस्वीर देखने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? आंसर होगा दोस्तों इसका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण दोस्तों, क्योंकि जो अवतल दर्पण है ये जो है बड़ी छवि दिखाता है, बड़ी ही उसकी तस्वीर को प्रेजेंट करता है। अवतल दर्पण का उपयोग बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। इस कारण दंत चिकित्सक इसका उपयोग दांतों की बड़ी तस्वीर को देखने के लिए इस विषय का पता लगाने के लिए करते हैं। दोस्तों वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, हमें प्रश्न दिया गया है 26वां प्रश्न। 26वां दोस्तों प्रश्न हमारे पास, समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा डैश होता है। समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा डैश होता है। दोस्तों आंसर है इसका आभासी तथा सीधा। समतल दर्पण आभासी और सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण आभासी और सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। छवि का आकार हमेशा प्रतिबिंब के बराबर होता है। छवि का जो आकार है यानी कि जो हमें पिक्चर दिखती है उसके अंदर का जो आकार है वो हमेशा प्रतिबिंब के बराबर ही होता है। प्रतिबिंब तथा दर्पण की दूरी वस्तु तथा दर्पण की दूरी के बराबर होती है। 27वां दोस्तों प्रश्न है, आंख में प्रकाश किरणें बाहरी पारदर्शी संरचना के माध्यम से आंख के सामने स्थित डैश से प्रवेश करती है। आंख में प्रकाश किरणें बाहरी पारदर्शी संरचना के माध्यम से आंख के सामने स्थित डैश से प्रवेश करती है। दोस्तों आंसर है इसका कॉर्निया। कॉर्निया आंख का अगला भाग होता है। कॉर्निया आंख का अगला भाग होता है। यह प्रकाश को आंख में प्रवेश करने की अनुमति देता है। आइरिस पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित करता है। ऑप्टिक नसें तंत्रिका संकेत ले जाती हैं। ऑप्टिक नसें तंत्रिका संकेत ले जाती हैं। 28वां दोस्तों प्रश्न है, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है? आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है? दोस्तों आंसर है इसका पुतली। पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आइरिस पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित करती है। कॉर्निया आंख का अगला भाग है। यह प्रकाश को आंख में प्रवेश करने की अनुमति देता है। कॉर्निया आंख का अगला भाग है और यह प्रकाश को आंख में प्रवेश करने की अनुमति देता है। रेटिना आंख की स्क्रीन की तरह है। यह वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। यह प्रकाश ऊर्जा को तंत्रिका संकेतों में भी परिवर्तित करता है। रेटिना जो दोस्तों होता है यह प्रकाश ऊर्जा को तंत्रिका संकेतों में भी परिवर्तित करता है और मस्तिष्क को भेजता है। 29वां दोस्तों प्रश्न है, प्रेस बायोपिया जरा दूरदृष्टि को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस प्रकार डैश है। प्रेस बायोपिया जरा दूरदृष्टि को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस प्रकार डैश है। आंसर दोस्तों इसका बाइफोकल लेंस। प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस बाइफोकल लेंस होता है। बाइफोकल लेंस होता है। 30वां प्रश्न दोस्तों, एक मानक स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। एक मानक स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर दोस्तों इसका प्रकाश मापी यानी कि फोटोमीटर। प्रकाश मापी इसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। प्रकाश मापी इसका प्रयोग प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। कैलिपर्स इसका उपयोग किसी वस्तु के आयाम को मापने के लिए किया जाता है। एमीमीटर इसका उपयोग करंट मापने के लिए किया जाता है। डायनेमोमीटर किसी घूर्णन शाफ्ट द्वारा प्रेषित यांत्रिक बल या शक्ति को
मापने के लिए डायनेमोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। 31वां दोस्तों प्रश्न है, रजत को दीर्घ दृष्टि है तो उसकी दृष्टि को सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ उसे किस प्रकार के लेंस की सलाह देगा? रजत को दीर्घ दृष्टि है तो उसकी दृष्टि को सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ उसे किस प्रकार के लेंस की सलाह देगा? आंसर दोस्तों इसका उत्तर हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दीर्घ दृष्टि को दूरदर्शिता के रूप में भी जाना जाता है। हाइपरमेट्रोपिया दीर्घ दृष्टि को दूरदर्शिता के रूप में भी जाना जाता है, जिसे उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। इस स्थिति में रोगी दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है। दोस्तों जो निकट की वस्तुओं का जो देखने में जो दिक्कत होती है, तो उसके लिए जो दोस्तों उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस जो ये जो रोग होता है, ये जो बीमारी होती है, तो इसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें जो है निकट की वस्तुएँ दिखाई नहीं देती हैं। निकट की जो वस्तु है वो दिखाई नहीं देती है, तो उसको हम कहते हैं दीर्घ दृष्टि यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। इसके लिए यूज़ होता है उत्तल लेंस का। आसमान नीला किसकी वजह से नज़र आता है? आसमान नीला किसकी वजह से नज़र आता है? आंसर है दोस्तों इसका प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। नीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होती है। नीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कम होती है। यह सूक्ष्म कणों से टकराकर आकाश में बिखर जाता है, जिस कारण आकाश नीला दिखाई देता है, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। 33वां दोस्तों प्रश्न है, टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है? टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है? दोस्तों आंसर है इसका प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कणों से टकराती हैं तो टकरा कर बिखर जाती है, अर्थात जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। यह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कणों से टकराती है तो टकरा कर बिखर जाती है, अर्थात जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। यह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। 34वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, पल्मिनोलॉजी डैश का अध्ययन है। पल्मिनोलॉजी डैश का अध्ययन है। आंसर है दोस्तों इसका आकाशीय बिजली का। आकाशीय बिजली का अध्ययन दोस्तों कहलाता है पल्मिनोलॉजी। आकाशीय बिजली का अध्ययन कहलाता है दोस्तों पल्मिनोलॉजी। दोस्तों आगे हमारे पास भौतिक विज्ञान का दूसरा टॉपिक ऊष्मा और ऊष्म प्रवैगिकी। ऊष्मा और ऊष्म प्रवैगिकी। दोस्तों प्रश्न शुरू हो रहे हैं 35वें प्रश्न से। डैश को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर संतृप्ति तक पहुंचने के लिए हवा को ठंडा करना होगा, नियत दबाव और नियत जल वाष्प सामग्री पर। डैश को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर संतृप्ति तक पहुंचने के लिए हवा को ठंडा करना होगा, नियत दबाव और नियत जल वाष्प सामग्री पर। दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन हैं, उष्मांक तापमान, वायु तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, सतह का तापमान। आंसर है दोस्तों इसका उष्मांक तापमान। उष्मांक तापमान। उष्मांक वह तापमान है जिसे 100% की सापेक्ष आर्द्रता प्राप्त करने के लिए हवा को ठंडा करने की आवश्यकता होती है। निरंतर दबाव पर सापेक्ष आर्द्रता RH इस बात का एक उपाय है कि अधिकतम संभव मात्रा की तुलना में पानी हवा के मिश्रण में कितना जल वाष्प होता है। सतह का तापमान एक सतह पर या उसके पास का तापमान है। उष्मांक वह तापमान है जिसे 100% की सापेक्ष आर्द्रता प्राप्त करने के लिए हवा को ठंडा करने की आवश्यकता होती है। निरंतर दबाव पर सापेक्ष आर्द्रता RH इस बात का एक उपाय है कि अधिकतम संभव मात्रा की तुलना में पानी हवा के मिश्रण में कितना जल वाष्प होता है। सतह का तापमान एक सतह पर या उसके पास का तापमान है। 36वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को डैश से पढ़ता है। एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को डैश से पढ़ता है। आंसर दोस्तों इसका 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक पढ़ता है। 33वां दोस्तों प्रश्न है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है? फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है? आंसर दोस्तों इसका 212 डिग्री F। 212 डिग्री F। भाप बिंदु वह तापमान है जिस पर पानी का अधिकतम वाष्प दबाव का एक वायुमंडल के बराबर होता है। भाप बिंदु वह तापमान है जिस पर
पानी का अधिकतम वाष्प दबाव एक वायुमंडल के बराबर होता है। सेल्सियस पैमाने पर इसका मान 100 डिग्री और फ़ारेनहाइट पैमाने पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 38वां दोस्तों प्रश्न है, डैश में ऊष्मा एक गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में ऊर्जा स्थानांतरण का एक प्रकार है। डैश में ऊष्मा एक गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में ऊर्जा स्थानांतरण का एक प्रकार है। दोस्तों आंसर है इसका ऊष्मा गतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मा गतिकी में ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण है। ऊष्मा गतिकी में ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण है। ऊर्जा स्थानांतरण के दौरान ऊर्जा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर चलती है। इसका मतलब है कि गर्म वस्तु ठंडी हो जाएगी और ठंडी वस्तु गर्म हो जाएगी। ऊर्जा स्थानांतरण तब तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों वस्तु एक ही तापमान पर ना हो। ऊष्मा को जूल में मापा जाता है। ऊष्मा को जूल में मापा जाता है। 39वां दोस्तों प्रश्न है, डैश विस्तार के कारण एफिल टावर गर्मियों में अधिक लंबा हो जाता है। डैश विस्तार के कारण एफिल टावर गर्मियों में अधिक लंबा हो जाता है। दोस्तों आंसर है इसका तापीय। एफिल टावर गर्मी में तापीय विस्तार के कारण लंबा हो जाता है। तापीय विस्तार एक घटना है जिसके कारण धातु गर्म होने पर फैलती है। धातु जो है वो गर्म होने पर फैलती है और ठंडा होने पर सिकुड़ जाती है तापीय विस्तार के कारण। और गर्मियों के दौरान एफिल टावर जो है वो 6 इंच तक लंबा हो जाता है। भौतिकी में वह कौन सा नियम जो यह बताता है कि सभी गैसों के समान आयतन, समान तापमान और दबाव पर अणुओं की संख्या समान होती है। भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह बताता है कि सभी गैसों के समान आयतन, समान तापमान और दबाव पर अणुओं की संख्या जो है वो समान होती है। दोस्तों आंसर इसका अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम यह कहता है कि सभी गैसों के समान आयतन, समान तापमान और दबाव पर अणुओं की संख्या समान होती है। यहाँ पर दोस्तों हमें V1 यानी कि जो पहला आयतन और ये हमें दिया गया है दूसरा आयतन दोस्तों इक्वल होंगे। यहाँ पर जो है दोस्तों गैस की मात्रा दी गई है कि पहले में गैस की मात्रा बराबर है, दूसरे में जो है गैस की मात्रा। तो यहाँ पर जो है अणुओं की संख्या जो एकदम समान होगी। सूर्य पृथ्वी को डैश के माध्यम से गर्म करता है। सूर्य पृथ्वी को डैश के माध्यम से गर्म करता है। दोस्तों आंसर है इसका सूर्य विकिरण। सूर्य जो है दोस्तों वो विकिरण के माध्यम से पृथ्वी को गर्म करता है। सूर्य विकिरण के माध्यम से पृथ्वी को गर्म करता है। चूंकि अंतरिक्ष में कोई माध्यम हमारे वायुमंडल में गैस की तरह नहीं है। सूर्य विकिरण के माध्यम से पृथ्वी को गर्म करता है चूंकि अंतरिक्ष में कोई माध्यम हमारे वायुमंडल में गैस की तरह नहीं है। विकिरण प्राथमिक तरीका है जिससे अंतरिक्ष में गर्मी गमन करती है। जब ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है तो यह वायुमंडल के अणुओं को गर्म करती है और वे अन्य अणुओं आदि को गर्म करती है। 42वां प्रश्न दोस्तों, गैसीय अवस्था में मौजूद किसी पदार्थ के उसके तापमान या दाब में परिवर्तन के कारण तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। गैसीय अवस्था में मौजूद किसी पदार्थ के उसके तापमान या दाब में परिवर्तन के कारण तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन सी संघनन। आंसर दोस्तों इसका संघनन। गैसीय अवस्था में मौजूद किसी पदार्थ को इसके तापमान या दाब में परिवर्तन के कारण तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। गैसीय अवस्था में मौजूद किसी पदार्थ के उसके तापमान या दाब में परिवर्तन के कारण तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। अर्थात गैस से द्रव बनने की परिघटना को संघनन कहते हैं। यह वाष्पन के विपरीत है। प्राय जल चक्र के संदर्भ में ही इसका प्रयोग होता है। वर्षा भी एक प्रकार का संघनन ही है। 43वां प्रश्न है, निम्न में से किसे ऊष्मागतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है। निम्न में से किसे ऊष्मागतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है। आंसर है इसका ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को ऊर्जा संरक्षण के नियम के रूप में भी जाना जाता है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित या परिवर्तित किया जा सकता है। 44वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, डैश ने ऊष्मागतिकी के पहले दो नियमों को संहिताबद्ध किया और कहा कि तापमान का पूर्ण शून्य -273.15 डिग्री सेल्सियस है। उन्हें इसके लिए केल्विन तापमान स्केल के नामकरण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन बी विलियम थॉमसन। आंसर दोस्तों इसका विलियम थॉमसन।
टन। विलियम थॉमसन ने ऊष्मागतिकी के पहले 2 नियमों को संहिताबद्ध किया। विलियम थॉमसन ने ऊष्मागतिकी के पहले 2 नियमों को संहिताबद्ध किया और निष्कर्ष निकाला कि तापमान का पूर्ण -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। विलियम क्रुक्स उन्हें थैलियम तत्व की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। लुईस वाल्टर अल्वारेज ने एक रेडियो दूरी और दिशा संकेतक का आविष्कार किया। लुईस वाल्टर अल्वारेज ने एक रेडियो दूरी और दिशा संकेतक का आविष्कार किया। हुक की सबसे प्रसिद्ध कृति उनकी 1665 में जीवित कोशिका की खोज थी। 45वां दोस्तों प्रश्न है, ठंडी सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए धूप का उपयोग करने की नवीन अवधारणा डैश कहलाती है। ठंडी सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए धूप का उपयोग करने की नवीन अवधारणा डैश कहलाती है। आंसर है दोस्तों इसका निष्क्रिय सौर ऊष्मा। निष्क्रिय सौर ऊष्मा। निष्क्रिय सौर तापन घरों में सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा का अवशोषण करता है। निष्क्रिय सौर तापन घरों में सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा का अवशोषण करता है और सूर्य के अनुपस्थित होने पर ऊष्मा को छोड़ता है। दोस्तों आगे हमारे पास भौतिक विज्ञान का तीसरा टॉपिक तरल यांत्रिकी। दोस्तों प्रश्न है शुरू हमारे 46वें प्रश्न से। चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? दोस्तों आंसर है इसका 10.8। चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 होता है। चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 होता है। चांदी का अपेक्षित घनत्व बराबर होता है चांदी का घनत्व बटे में पानी के घनत्व के। चांदी का अपेक्षित घनत्व बराबर होता है चांदी का घनत्व बटे में पानी के घनत्व के। 47वां प्रश्न है, यदि पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन से बंद करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा? यदि पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन से बंद करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा? दोस्तों दिए गए हमारे ऑप्शन है, पानी के जमने के बाद कांच की बोतल पर वायुमंडलीय दाब के कारण यह विकृत हो जाएगी। दूसरा दोस्तों हमें दिया गया है ऑप्शन, अंततः बर्फ के कारण कांच की बोतल फट जाएगी। तीसरा दिया गया है कुछ नहीं होगा। चौथा दोस्तों में दिया गया है पानी के बर्फ के रूप में जम जाने पर कांच की बोतल का वजन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा इसमें बी, अंततः बर्फ के जो कारण है वो कांच की जो बोतल है वो फट जाएगी। यदि कांच की बोतल पूरी तरह से पानी से भरी हुई है और ढक्कन से बंद है और फ्रीजर में डाल दी जाती है तो अंततः कांच की बोतल फट जाएगी, चूंकि आयतन बढ़ जाएगा, क्योंकि जो आयतन है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर सिकुड़ता है और 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक फैलता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका आयतन सबसे कम और घनत्व अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो आयतन है वो सबसे कम और घनत्व अधिकतम होता है। बर्फ का आयतन पानी से अधिक होता है, इसलिए पिघलने के बाद टुकड़े का आयतन कम हो जाएगा, लेकिन पानी का जो स्तर है वो वही रहेगा। लैक्टोमीटर दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये दोनों जो दोस्तों उपकरण है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर आपसे पूछे गए हैं। ये दोस्तों दोनों ही जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों आंसर इसका आर्किमिडीज। आंसर दोस्तों इसका ये आर्किमिडीज के जो सिद्धांत है ये उस पर आधारित है। लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करते हैं। लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर ये दोनों ही दोस्तों उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत हमें दिया गया है कि किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा। अन्य शब्दों में किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। अन्य शब्दों में किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। 49वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, किसी तरल माध्यम गैस या द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। वह सिद्धांत कौन सा है? वह सिद्धांत कौन सा है? किसी तरल माध्यम गैस या द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। वह सिद्धांत कौन सा है? दोस्तों आंसर है इसका आर्किमिडीज का सिद्धांत। आंसर होगा दोस्तों इसका आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत में कहा गया है कि किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए वस्तु या
वस्तु पर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल, चाहे वह पूरी तरह से या आंशिक रूप से डूबा हुआ हो, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के उसके वजन यानी कि भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत में कहा गया है कि किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए वस्तु पर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल, चाहे वह पूरी तरह से या आंशिक रूप से डूबी हो, चाहे वह वस्तु जो है वो पूरी तरह से या आंशिक रूप से डूबी हुई हो, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के उसके वजन के ही बराबर होता है। 50वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, जब एक तरल पदार्थ पर दाब लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में संचारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है? जब एक तरल पदार्थ पर दाब लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में संचारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है? दोस्तों आंसर होगा इसका पास्कल का नियम। आंसर दोस्तों इसका पास्कल का नियम। पास्कल के नियम के अनुसार एक सीमित द्रव पर लगाया गया कोई भी बल पूरे द्रव में सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है, चाहे उसका आकार कुछ भी हो, चाहे उसका आकार कुछ भी हो। 51वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, तैराकों को पानी में तैरने में कौन सा बल मदद करता है? तैराकों को पानी में तैरने में कौन सा बल मदद करता है? दोस्तों आंसर है इसका उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल। उत्प्लावन बल किसी वस्तु पर आंशिक या पूरी तरह से पानी में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल होता है। उत्प्लावन बल किसी वस्तु पर आंशिक रूप से या पूरी तरह से पानी में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल होता है। दोस्तों आगे हमारे पास 52वां प्रश्न, और दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है। समतल सतह पर गिराए जाने पर जल की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों धारण कर लेती है? समतल सतह पर गिराए जाने पर जल की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों धारण कर लेती हैं? दोस्तों आंसर है इसका अणुओं के द्वारा पृष्ठ तनाव के कारण। अणुओं के द्वारा पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव तरल सतहों की संभावित कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति है। पृष्ठ तनाव तरल सतहों की संभावित कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति है। छोटी बूंद के सतह अणुओं पर ये आंतरिक बल सतह से आयतन अनुपात को यथासंभव छोटा करते हैं। प्रत्येक अणु समान रूप से हर दिशा में खींचा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप तरल के भीतर के अणुओं पर शून्य बल लगता है। जिसके परिणाम स्वरूप तरल के भीतर के अणुओं पर शून्य बल लगता है। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ भौतिक विज्ञान के टॉपिक प्रकाश और प्रकाशिकी, ऊष्मा और ऊष्मा प्रवैगिकी और तरल यांत्रिकी से संबंधित दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।